सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ह्यूमन आई के एक फिनोमिना के बारे में बात कर रहे हैं जो कि है अकोमोडेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है और उसको समझने के लिए हमें पहले थोड़ी सी वर्किंग देखनी पड़ेगी कि आई की वर्किंग क्या है। वैसे तो हम लोग आई की वर्किंग के बारे में जानते हैं, जिसमें हमारे पास एक आँख होती है और जो आँख में एक लेंस लगा हुआ होता है और ये लेंस जो यूजुअली होता है वो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। पीछे जो रेटिना की स्क्रीन लगी हुई होती है, यहीं पे इमेज बनती है। करेक्ट। अब देखिए, अगर हमारी आंख में एक लेंस लगा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है इस लेंस के लिए कोई ना कोई प्रिंसिपल एक्सेस तो होगा। तो आंख के लिए भी अपना एक प्रिंसिपल एक्सेस होता है। करेक्ट। उसकी फोकल लेंथ होती है, आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब क्या है कि मान लीजिए कि इस प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, तो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ये, तो इस ऑब्जेक्ट में से लाइट रे निकलेंगी और इसकी इमेज जा करके रेटिना के ऊपर बनेगी। हमें पता है कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें से बनने वाली जो इमेज होती है कैसी होती है, उल्टी होती है, इन्वर्स ही होती है। ये बात हम लोग जानते हैं, इन्वर्स यानी कि इन्वर्टेड ही होती है। तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी थोड़ी सी उल्टी बनेगी और इस इमेज की जितने भी सिग्नल्स हैं, ये जो आई है ये लेके जाएगी, कहाँ लेके जाएगी? ब्रेन में। ब्रेन में क्या होगा? सेंसेशन होगी। सेंसेशन होगी तो उससे इस ब्रेन को पता चल जाएगा कि हाँ, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, इसकी इमेज यहाँ पर बनी हुई है। कोई दिक्कत नहीं, ये सिंपल सी वर्किंग है। लेकिन इस वर्किंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझना ये है कि जो आप इमेज देख रहे हो, यानी कि आपका ब्रेन जो इमेज देख रहा है आई की मदद से, वो कितनी शार्प है। यानी कि अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को शार्पली देखना चाहते हैं, सही से देखना चाहते हैं, तो उसका शार्प होना ज़रूरी है, शार्पनेस ज़रूरी है। कैसे आएगी वो शार्पनेस? तो देखिए, एक इसके लिए एक पॉइंट है। वो पॉइंट ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट या फिर जो भी पॉइंट हम लोग देखते हैं, उस पॉइंट में से आने वाली लाइट रेज जो हैं वो इस लेंस से गुजरने के बाद एक ही पॉइंट पे आकर के मिले। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हो, उसमें से दो लाइट रे निकली, लेंस से गुजरने के बाद वो रेटिना के एक पॉइंट पे आके मिली, तो आपके ब्रेन को या फिर आई ने जो सिग्नल भेजा है उससे ब्रेन को पता चल जाएगा कि हाँ, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है इसकी इमेज आकर के इस पॉइंट पे मिली है, इस पॉइंट पे आकर के बनी है। भाई, दोनों लाइट रेज ने इंटरसेक्शन पॉइंट बनाया है, तो यहीं पे इमेज बनेगी। तो आपके ब्रेन को पता चल जाएगा कि हाँ, ये वाला ऑब्जेक्ट है, उसकी ये वाली इमेज है। ठीक है। लेकिन ऐसा भी होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में से दो लाइट रे बाहर निकलती हैं, वो अलग अलग पॉइंट पे जाके गिरती हैं रेटिना के। यानी कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसमें से कोई लाइट रे आई, मतलब पहली लाइट रे आई, लेंस से गुजरने के बाद वो इस पॉइंट पे आके गिरी, दूसरी लाइट रे निकली, वो इस पॉइंट पे आके गिरी। अब देखिए कितना डिफरेंस आ गया। मतलब दोनों के दोनों पॉइंट्स, मतलब दोनों की दोनों लाइट रेज यहाँ पे आके गिरी हैं, दोनों एक ही पॉइंट से निकली हैं, तो ब्रेन को वो इमेज ब्लर लगने लगती है। करेक्ट। तो उस ब्लरनेस को हटाने के लिए, मतलब उस ब्लरनेस को अवॉइड करने के लिए अकोमोडेशन का जो फिनोमेना है हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे वो काम करता है। देखिए, ढंग से समझिए, अकोमोडेशन को समझते हैं। जैसे आपके पास लेंस है, मतलब आई लेंस है, आपकी आई है, आपको मालूम है, उसका एक प्रिंसिपल एक्सिस है। अब क्या करते हैं आप लोग कि अपनी आंख से एक ऐसे ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो कि इनफाइनाइट दूरी पे पड़ा है, यानी कि बहुत दूर पड़ा है। अब ये बात हम लोग जानते हैं कि इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज कैसी होती हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती हुई आती हैं। तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट में से एक लाइट जो है पैरेलल चलती हुई आई और इस लेंस से आके गुजरी। अब हमें पता है कि इंटरफेस से टकराएंगी तो रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होगा तो मान लीजिए कि इस पॉइंट पे आके मिली। अब इस लाइट रे को जाना तो बिल्कुल सीधा था, लेकिन लेंस ने क्या किया? उसको बैंड कर दिया। अब बैंड कर दिया तो कितना डिग्री बैंड किया? मान लीजिए कि 15 से 17 20 डिग्री बैंड कर लिया, ये मान के चलिए, क्योंकि 20 डिग्री तक बैंड बैंड इसने कर दिया इसको। दूसरी लाइट रे बिल्कुल पैरेलल चलती हुई आई, उसके साथ भी यही हुआ कि वो भी बैंड हो गई, तो वो 20 डिग्री बैंड हो गई, तो उसको जाना बिल्कुल सीधा था। ठीक है। ये आपको पता है लेंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो बैंड कर देती है। तो इसका मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे पड़ा हुआ है, उसकी इमेज जो है वो यहाँ पे इस पॉइंट पे आके बनी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब मान लीजिए कि इसी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक जो ऑब्जेक्ट है आपका वो यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पे मतलब पास में पड़ा हुआ है, और इसमें से भी दो लाइट रेज निकलती है। लेकिन इस बार ये लाइट रे कैसे निकलेंगी? बिल्कुल डाइवर्ज होती हुई, बाहर होती हुई निकलेंगी। यानी कि एक लाइट रे निकली, लेंस से टकराई,
लेंस से टकराने के बाद इसका रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन होकर ये यहाँ पे रेटिना के इस पॉइंट पे आ गई। जाना इसको बिल्कुल सीधा था, लेकिन इसने 20 डिग्री का बैंड ले लिया। दूसरी लाइट रे जो है वो आपकी इस तरीके से निकली और वो भी बैंड हो गई, यानी कि 20 डिग्री का बैंड लेके यहाँ पे मिली। अब ज़रा गौर से देखिए कि दोनों की दोनों लाइट रेज जो कि एक पॉइंट से निकल रही हैं, रेटिना पे आके दो अलग अलग पॉइंट्स पे मिल रही हैं। अब इस पॉइंट से भी सिग्नल जाएगा, इस पॉइंट से भी सिग्नल जाएगा, और दोनों को जब मिलाओगे यानी कि ब्रेन जब मिलाएगा तो ब्रेन को ये इमेज ब्लर नज़र आएगी, ब्लरनेस नज़र आएगी कि भैया ये जो इमेज है ये ब्लर है, ये साफ नहीं दिख रही। करेक्ट भाई, ऐसा ही होगा भाई। एक पॉइंट की इमेज हम देखना चाहते हैं, उसकी इमेज दो दो जगह पे बन रही है, जब मिलेगी तो ब्लर ही नज़र आएगी। ठीक है, तो अब इस चीज़ का जो निवारण है, जो इसका सॉल्यूशन है वो क्या है? तो इसका सॉल्यूशन है, वो करती हैं आपकी सिलेरी मसल्स। आपको याद होगा जब मैंने डिस्क्रिप्शन ऑफ आई आपको बताया था तो मैंने क्या कहा था कि जो सिलेरी मसल्स होती हैं जो कि आँख के लेंस को पूरी तरीके से घेर के रखती हैं, वो क्या करती हैं? वो आपके लेंस को बैंड करती है, प्रेस करती हैं। अब जब लेंस को आप प्रेस करोगे तो उसका जो शेप है वो बदलेगा, शेप बदलेगा तो उसका रिफ्रैक्शन बदलेगा, रिफ्रैक्शन बदलेगा मतलब कि वो लाइट को ज़्यादा बैंड करेगा। समझिए कि पहले जो आपका लेंस था वो ऐसा था, इसमें से लाइट रे आ रही थी, वो अलग अलग पॉइंट में मिल रही थी। अब सिलेरी मसल्स ने क्या किया कि इस लेंस को बैंड किया, तो अब ये लेंस कुछ इस तरीके से हो गया। अब इसमें से जो लाइट रे गुजरेगी वो उसको ज़्यादा बैंड करेगी, मतलब ये जो एंगल 20 डिग्री का आपको दिख रहा है ये और ज़्यादा बैंड होगा। करेक्ट, अब ये बैंड होंगी मतलब ये पास आएंगी और एक पॉइंट पे आके मिलेंगी कि नहीं? ऐसा ही होगा। तो क्या होगा कि जो सिलेरी मसल्स है, इस बार उसने क्या किया, इस लेंस को थोड़ा सा बदल दिया, मतलब इसका शेप बदल दिया, तो इस बार ये दोनों लाइट रे एक पॉइंट पे आके मिल गई। करेक्ट, पहले वाले केस में क्या था, ये दोनों अलग अलग पॉइंट पे मिल रहे थे तो हमें साफ नहीं दिख रहा था। इस बार हमने क्या किया कि सिलेरी मसल्स ने इस लेंस को दबाया, प्रेस किया, उसकी वजह से जो लाइट रेस हैं वो आके एक ही पॉइंट पे मिल गई, यानी कि इस पॉइंट की, इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस रेटिना के इस वाले पॉइंट पे मिली है। तो अब ये इमेज शार्प होगी, अब इसकी इमेज की शार्पनेस बढ़ जाएगी और यहाँ से ब्रेन को सिग्नल जाएगा, उसका सेंसेशन होगा और ब्रेन कहेगा कि हाँ ये इमेज एकदम क्लियर है और ये इस ऑब्जेक्ट की है। तो इस तरीके से सिलेरी मसल्स जो हैं इस अकोमोडेशन के फिनोमिना को करती है। यानी कि इस बार क्या किया कि सिलेरी मसल्स ने इस जो आपके लेंस है उसको अकोमोडेट कर लिया। ठीक है, इसी को कहते हैं अकोमोडेशन का फिनोमिना। तो यहाँ पर बेसिकली सिलेरी मसल्स ने किया क्या है, इन्होंने लेंस को प्रेस करके लेंस की पावर को बदला है। पावर को बदला है मतलब आपको पता है कि पहले जो लाइट रे थी वो कम बैंड कर रही थी, अब ज़्यादा बैंड कर रही है, ज़्यादा बैंड कर रही है, इसका मतलब इसकी पावर बढ़ गई है। पावर बढ़ गई है मतलब इसने अपनी फोकल लेंथ कम की है, क्योंकि हमें पता है कि पावर इज इक्वल्स टू में 1/f होता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ है कि अकोमोडेशन के फिनोमिना में सिलेरी मसल्स ने लेंस की पावर को चेंज किया है ताकि लाइट ज़्यादा बैंड हो सके। तो अकोमोडेशन की जो आप डेफिनेशन है वो लिख सकते हो कि अकोमोडेशन इज द प्रोसेस बाय विच द वर्टेब्रेट आई चेंजेस ऑप्टिकल पावर टू मेंटेन ए क्लियर इमेज और फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट एज इट्स डिस्टेंस वेरीज। यानी कि अलग अलग डिस्टेंस पे आई जो है क्या करती है कि वो अपनी पावर को चेंज करती है। अब जैसे कि कोई दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है कि भाई वो जो इमेज आकर के बनेगी रेटिना पे बनेगी, इनफाइनाइट वाली रेटिना पे बनी थी, लेकिन पास आ गई तो वहाँ पे क्या हुआ कि पावर को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा, मतलब पावर बढ़ाने के लिए उसको थोड़ा सा सिलेरी मसल्स से दबाना पड़ा, प्रेस करना पड़ा। राइट, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि जब भी कोई चीज़ पास होती है तो हम लोग थोड़ा सा आंखों को एडजस्ट करते हैं ना, थोड़ा दबाते हैं, थोड़ा सा बंद करके देखते हैं, राइट, जिससे हमको क्लियर दिख सके। ठीक है, और इसकी भी अपनी एक लिमिट होती है, यानी कि अगर आप ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा पास ले जाओगे तब भी ऑब्जेक्ट आपको धुंधला दिखेगा, यानी कि ब्लर दिखेगा। तो ऐसे में एक पर्टिकुलर लिमिट होती है जहाँ तक जो इमेज जो है वो आपको क्लियर दिखती है, और उस लिमिट को आप लोग कहते हो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर व्यू। और वो डिस्टेंस कितनी होती है आपको बता दूं मैं, वो डिस्टेंस होती है 25 सेंटीमीटर, यानी कि आँख से 25 सेंटीमीटर दूर अगर आप रखोगे तो वो आँख के लिए एक परफेक्ट
व्यू होगा। उससे दूर के लिए आपकी सिलरी मसल्स को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 25 सेंटीमीटर से पास लेके आओगे तो सिलरी मसल्स को ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा लेंस के ऊपर, और इससे ख़तरा ये बनता है कि लेंस ख़राब हो सकता है। आपको पता है कि जो आंखों में फॉल्ट आ जाते हैं, यानी कि किसी को दूर का नहीं दिखता, किसी को पास का नहीं दिखता, वो इसी वजह से होता है। अब वो भी हम लोग पढ़ेंगे कि जो फॉल्ट्स हैं, जो डिफेक्ट्स होते हैं हमारी आंखों के अंदर, वो चीज़ हम लोग अगले लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको अकोमोडेशन समझ में आया होगा कि अकोमोडेशन का क्या मतलब होता है, कि सिलरी मसल्स जो है वो आपके लेंस की पावर को बढ़ाने के लिए उसको एडजस्ट करती है। सो फ्रेंड्स, ये हो जाता है अकोमोडेशन का फिनोमेना। आई होप आपको समझ में आया हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूज़न रह जाए, कोई क्वेश्चन रह जाए, कोई क्वेरी आए, या फिर हमसे कोई गलती हो जाए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।